बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि डिक्लेरेटरी डिग्री से डील करता है और इसको सेक्शन 42 और 43 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत कवर किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज अ डिक्लेरेटरी डिक्री या फिर एक डिक्लेरेशन कोर्ट से क्यों ली जाती है। बेसिक जो पर्पस है डिक्लेरेशन का वो ये है कि जहां पर एक बंदा, एक पार्टी क्लेम करता है कि उसके पास एक लीगल राइट मौजूद है जो कि उसको लॉ ने दिया हुआ है, ठीक है, या फिर उसका एक लीगल स्टेटस है जो कि बाय लॉ उसको गिवन है, ठीक है। और अगर कोई भी बंदा उसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करता है या फिर एक बंदा एक्चुअली उसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा होता है, तो वहां पर एग्रीव्ड बंदा वो जाकर कोर्ट से अपना स्टेटस, अपना जो लीगल राइट है वो डिक्लेयर करवा सकता है, ठीक है। और कोर्ट चूंकि एक अथॉरिटी है, सिविल कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिक्लेरेटरी डिक्रीज इशू कर सकती है, लॉ ने उसको ये पावर दी हुई है। तो जहां पर भी कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा वहां पर वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई भी बंदा, कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी, कोई भी एंटिटी किसी भी बंदे का उस लीगल राइट के हवाले से उसको डिनाई नहीं कर सकेगा। तो बेसिकली ये डिक्लेरेटरी डिक्रीज होती हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स मैं समझाने के लिए दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि अब उसके लीगल एयर्स को डेफिनेटली बाय लॉ ट्रांसफर होगी, लेकिन वो तब तक उनका जो टाइटल है वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो कोर्ट से जाकर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से डिक्लेरेशन नहीं ले लेते। उनको क्या करना होगा कि एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ेगा जिसके अंदर कोर्ट क्या करेगी कि उनको लीगल एयर डिक्लेयर करेगी, ठीक है। अब ये बेसिकली उनका जो है वो आप कह लें कि एक लीगल स्टेटस है कि वो लीगल एयर्स हैं उस फौत होने वाले बंदे के, लेकिन वो तब तक उसको कंप्लीशन नहीं दे सकेंगे जब तक वो कोर्ट से डिक्री नहीं ले लेते और कोर्ट से जाकर वो ये चीज अपने बारे में कहलवा नहीं लेते, डिक्लेयर नहीं करवा लेते। तो ये एक एग्जांपल है डिक्लेरेशन की। इसके अलावा अगर एक बंदा, आपकी एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, सेल फोन है, गाड़ी है, घर है, जमीन है, दुकान है, फ्लैट है, अब वो आपके नाम पर है, लेकिन एक बंदा जो है वो कहता है कि नहीं ये मेरे नाम पर है, ठीक है, और वो उसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करता है या फिर वो डिनाई करने की कोशिश करता है आपकी जो इंटाइटलमेंट है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप कोर्ट में जा सकते हैं और वहां से आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं अपनी फेवर में। उसके बाद आपको अपना केस साबित करना पड़ेगा और वहां से अगर आप डिक्लेरेशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन में फिर आप ही उसके मालिक और काबिज होंगे और कोई भी बंदा उसमें डिस्प्यूट क्रिएट नहीं कर सकेगा। तो इसी तरीके से हम काउंटलेस एग्जांपल्स ले सकते हैं इन सारे केसेस में कि किन किन केसेस में डिक्लेरेशन ली जा सकती है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं ताकि जो भी चीजें हैं वो साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेक्शन 42 है, डिस्क्रेशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रेशन होगी सबसे पहले। तो ये पॉइंट हम हर एक टॉपिक में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली ये कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर है। अगर एक बंदा कोर्ट के अंदर चला जाता है डिक्लेरेशन लेने के लिए तो कोर्ट कभी भी बाउंड नहीं है कि वो लाजमी उसको वो डिक्लेरेशन देगी, बल्कि ये डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, उस बंदे के एविडेंस को देखते हुए, वो बंदा अपने राइट को स्टैब्लिश करेगा बाय वे ऑफ कोजेंट एविडेंस, उसके बाद उसकी फेवर में डिक्लेरेशन हो सकती है। तो उस कहते हैं एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि आप एक बंदे के फौत होने वाले की औलाद है, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं और उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक भी होगा उस औलाद का, ठीक है। तो इसी यही वो कहता है एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की भी मैंने एग्जांपल दी कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका राइट है, आप डिक्लेयर करवा सकते हैं। मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी बंदे के खिलाफ वो बंदा जिसका लीगल कैरेक्टर या लीगल राइट है सूट फाइल कर सकता है। डिनाइंग, वो बंदा जो कि डिनाई कर रहा है, और इंटरेस्टेड टू डिनाई, ठीक है।
और इंटरेस्टेड टू डिनाई के नीचे वो एग्जांपल देगा, जैसे एक ट्रस्टी है, ठीक है, हिज टाइटल टू सच कैरेक्टर और राइट and the court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled। और फिर कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर कर सकती है कि भाई ये जो प्लेंटिफ है जिसने सूट फाइल किया है उसकी एंटाइटलमेंट बनती है। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। और जो प्लेंटिफ है उस तरह के सूट में उसको किसी किस्म की फर्दर रिलीफ की जरूरत नहीं होगी। अब ये फर्दर रिलीफ का यहाँ पर क्या जिक्र है, ठीक है, और इसको हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे इसी सेक्शन की आने वाली प्रोविजन के साथ, तो वो हम चल के देखते हैं। अब यहाँ पर उसने कह दिया बार टू सच डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन कोर्ट कहाँ पर ग्रांट नहीं करेगी। कहता है प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ being able to seek further relief then a mere declaration of title omits to do so। ठीक हो गया। अब यहां पर उसके कहने का मकसद है कि जहां पर वो डिक्लेरेशन काफी हो जाएगी तो वहां पर तो जरूरत नहीं है किसी और फर्दर रिलीफ की, लेकिन जहां पर वो एक फर्दर रिलीफ की जरूरत है उसको, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के अलावा भी, तो वहां पर लाजमी तौर पर उसको वो रिलीफ लेना होगा। अगर वो रिलीफ नहीं ले पाता तो फिर डिक्लेरेशन भी उसको नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर मेरी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहां पर एक बंदा कब्जा करके आके बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, एक जाली रजिस्ट्री भी बनवा लेता है, ठीक है। अब वहां पर मेयर डिक्लेरेशन काफी नहीं होगी, क्योंकि डिक्लेरेशन तो आपको चाहिए, कोर्ट से आप डिक्लेयर करवाएंगे कि आई हैव द इंटाइटलमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, मेरा लीगल राइट बनता है, मेरा लीगल स्टेटस है। लेकिन वो बंदा आकर कब्जा करके बैठ गया। अब आप सिंपल डिक्लेरेशन ले लेते हैं लेकिन आप प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मांगते, ठीक हो गया। यानी कि डिक्लेरेशन इज वन थिंग कि मुझे डिक्लेयर किया जाए। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि आपने उस सूट में पोजेशन भी साथ मांगनी है कि भाई मुझे पोजेशन भी कोर्ट लेके दे, क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी उसे डिस्पोजेस किया गया, ठीक है, या फिर पहले ही कोई और बंदा आकर उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गया चार दीवारी करके, ठीक है। तो वहां से फिर आप सूट फॉर डिक्लेरेशन प्लस पोजेशन होगा, ठीक है, और साथ साथ आप परमानेंट इंजंक्शन भी मांग सकते हैं कि परमानेंटली इनको रिस्ट्रेन किया जाए कि ये मेरी प्रॉपर्टी में दाखिल ना हो, ठीक है। मैंडेटरी इंजंक्शन भी उसके साथ मांगी जाएगी कि भाई इनको कहा जाए कि ये प्रॉपर्टी खाली करें, जो भी इन्होंने अपना सामान या कंस्ट्रक्शन इलीगल यहाँ पर की है उसको भी ये खत्म करें, ठीक हो गया। तो मल्टीपल किस्म के आप रिलीफ्स जो हैं वो उस सूट के अंदर क्लेम करेंगे, ठीक है। और जहां पर ये चीजें लाजमी होंगी वहां पर आपको ये मांगनी पड़ेंगी डिक्लेरेशन के साथ। अगर मेयर डिक्लेरेशन के बाद भी आप रिलीफ नहीं ले सकते, आपका वो डिक्लेरेशन लेने का मकसद पूरा नहीं होता, तो फिर वो डिक्लेरेशन भी कोर्ट आपको ग्रांट नहीं करेगी, ठीक है। और इसी एग्जांपल से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है जो यहाँ पर सूटेबल है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं अ ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई a title adverse to the title of someone who is not in existence and for whom if in existence he would be a trustee। बड़ी इसने इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर की है कि एक प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी है वो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई हो सकता है। अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, यानी एक बंदा जो कि अभी दुनिया में मौजूद नहीं है, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, ठीक है। अब ये जो ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का वो ये कह सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि देयर इज नो बेनिफिशियरी, लेकिन लॉ के अंदर जो अनबॉर्न चाइल्ड होता है उसके भी राइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी होगा ये एक्चुअली तो अभी डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि जो एडवर्स जिसके जो इसके मुकाबले में आने वाला है बंदा वो अभी तक आया नहीं है, इस वजह से इसको हम इंटरेस्टेड टू डिनाई कहते हैं, ठीक है, कि ये हो सकता है कि ये इंटरेस्टेड टू डिनाई हो, ठीक है। आगे कहता है इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी, यानी कि समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस,
ठीक है, वो जो कि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंड फॉर होम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी, ठीक है, और जिसके लिए ये ट्रस्टी होता जो बंदा अगर एग्जिस्टेंस में होता, यानी कि वो भी जो अनबॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, वो अगर पैदा हो गया होता तो ये वाला जो ट्रस्टी है ये उसके लिए ट्रस्टी होता और वो बच्चा बेनिफिशियरी होता, ठीक है, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है तो इस वजह से ये हम इसको इंटरेस्टेड टू डिनाई कह सकते हैं, ठीक है, यानी चांस है कि वो इसकी ओनरशिप को, उसके टाइटल को डिनाई करेगा और अपने पास रखने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ए इज लॉफुली इन पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड, the inhabitants of a neighboring village claim a right of way across the land। ए जो है वो लॉफुली पोजेशन में है किसी एक सर्टन लैंड की, साथ वाले गांव के जो लोग हैं वो राइट ऑफ वे क्लेम करते हैं, ठीक है, कि भाई ये जो जमीन है इस पे हमारा राइट ऑफ वे है, इससे गुजर कर हम अपनी प्रॉपर्टीज तक, अपने गांव तक जाते हैं। ए में sue for a declaration that they are not entitled to the right so claimed। अब ए जो है वो डिक्लेरेशन ले सकता है कोर्ट से कि भाई ये लोग इंटाइटल्ड नहीं है बल्कि मैं इंटाइटल्ड हूं, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली नेगेटिव डिक्लेरेशन की बात कर रहा है कि भाई उनका राइट नहीं बनता, ठीक है। तो ये भी डिक्लेरेशन इस तरह की सीख की जा सकती है। उसके बाद एग्जाम्पल है, ए bequeaths his property to B, C and D to be equally divided amongst all and each of them if living at the time of my death। ठीक है, यानी ए क्या कहता है बी, सी और डी को कि भाई तुम ये मेरी प्रॉपर्टी है ये ले लो, ये इक्वली डिवाइड कर लो, ठीक है। इफ लिविंग एट द टाइम ऑफ माई डेथ, अगर तो मेरी मौत से पहले तुम लोग जिंदा हुए या मेरी मौत के वक्त तुम लोग जिंदा हुए, देन अमंग्स देयर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक हो गया। और अगर मेरे मरने से पहले तुम लोग मर जाते हो तो फिर जो तुम्हारे बच्चे हैं सर्वाइव कर रहे हैं उनको। नो सच डिक्लेरेशन आर इन एग्जिस्टेंस। अब ये जो चिल्ड्रन है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। इन अ सूट अगेंस्ट एस एग्जीक्यूटर द कोर्ट में डिक्लेयर वेदर बी, सी एंड डी टुक द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली और ओनली फॉर देयर लाइव्स। अब क्या होगा कि जब वो बंदा मर जाएगा ए, उसका जो एग्जीक्यूटर होगा, यानी कि जब वो अपनी विल वगैरह करके चला जाएगा, उस विल की जब एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है, तो उसके ए के एग्जीक्यूटर के खिलाफ एक सूट फाइल हो जाता है। द कोर्ट में डिक्लेयर वेदर बी, सी एंड डी टुक द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली और ओनली फॉर देयर लाइव्स। तो वहां पर फिर कोर्ट आइदर वे में डिक्लेरेशन दे सकती है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्युटली वो मतलब है कि उनके पास आ गई थी या बिक्वेथ कर दी गई थी या फिर उनकी लाइव्स के लिए थी, ठीक है, यानी वो मर जाएंगे तो फिर उनके बच्चों तक चली जाएगी। एंड इट में ऑल्सो डिक्लेयर द इंटरेस्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन बिफोर देयर राइट्स आर वेस्टेड, ठीक है। और अगर अभी बच्चे पैदा नहीं हुए तो कोर्ट वहां पर उन बच्चों का इंटरेस्ट भी डिक्लेयर कर सकती है कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे उनका राइट है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है, बिफोर देयर बर्थ, जैसे पहले हमने पढ़ा अनबॉर्न चिल्ड्रन का। तो इस तरीके से जो है ये डिक्लेरेशन ली जा सकती है। इसी तरह ए एलियनेट्स टू बी प्रॉपर्टी इन विच ए हैज मेयरली अ लाइफ इंटरेस्ट। द एलियनेशन इज इनवैलिड एज अगेंस्ट सी हु इज एंटाइटल्ड एज रिवर्जनर। द कोर्ट में इन अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए एंड बी डिक्लेयर दैट सी इज सो एंटाइटल्ड। अब यहां पर कहता है कि ए बी को प्रॉपर्टी एलियनेट करता है जिसके अंदर ए का सिर्फ एक लाइफ इंटरेस्ट है, यानी एब्सोल्युटली नहीं है बल्कि सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट है कि वो अपनी जिंदगी तक उसको इस्तेमाल कर सकता है। द एलियनेशन इज इनवैलिड अगेंस्ट सी हु इज एंटाइटल्ड एज रिवर्जनर। अब यहां पर अगर जो एलियनेशन है, ठीक है, वो सी के हवाले से इनवैलिड है क्योंकि सी जो है वो रिवर्जनर है उस प्रॉपर्टी का, यानी क्या है कि ए के पास लाइफ इंटरेस्ट था तो ए के मरने के बाद ऑटोमेटिकली सी को वो प्रॉपर्टी मिलनी है। इस वजह से ए ने बी को जो वो प्रॉपर्टी एलियनेट की है वो इनवैलिड है। द कोर्ट में इन अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए एंड बी डिक्लेयर दैट सी इज सो इंटाइटल्ड। तो इस वजह से सी जो है इस सिचुएशन में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेगा और वो कहेगा कि भाई मुझे डिक्लेयर किया जाए कि मैं इंटाइटल्ड हूं एज अ रिवर्जनर,
और जब ए मर जाएगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास आनी है, इस वजह से ए अपनी लाइफ टाइम में उसको किसी और के हवाले नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं ए इज इन पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, बी alleging that he is the owner of the property requires A to deliver it to him. A may obtain a declaration of his right to hold the property. तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैंने पहले भी दी थी कि एक बंदा जो है एक प्रॉपर्टी की पोजेशन में है, दूसरा कहता है जी कि नहीं वो ओनर है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई आप ये प्रॉपर्टी मुझे दे दें। अब जो बंदा पोजेशन में है वो कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकता है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करे। अब आगे आ जाता है सेक्शन 43 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। इसमें बताया जाएगा कि बेसिकली इफेक्ट क्या होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। अ डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिक्लेरेशन इस चैप्टर के तहत की जाएगी वो पार्टीज टू द सूट के ऊपर बाइंडिंग है, सिर्फ उन्हीं 2-3 पार्टीज जो कि कोर्ट के अंदर आ चुके हैं। पर्सन्स क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, और अगर उनके थ्रू कोई क्लेम कर रहा है तो उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होगी, या आप कह लें कि वो डिसीजन या डिक्लेरेशन बाइंडिंग होगी। आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ हिस्सेदार हैं, मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे कि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, औलाद आ जाती है, ठीक है, या फिर जिस बंदे को उस प्रॉपर्टी की विरासत में से लेट से के हिस्सा मिलना है, ये सिचुएशन भी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो सकती है, ठीक है। तो जिनका इंटरेस्ट होगा उनके ऊपर भी वो डिक्लेरेशन आप कह लें कि बाइंडिंग होगी, ठीक है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगी। एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज, उनमें से कोई जो पार्टी है वो ट्रस्टी के तौर पर मौजूद है, ऑन द पर्सन्स फॉर whom if in existence at the date of the declaration such parties would be trustees, ठीक है। अगेन वो एक एजम्पशन के अंडर इसको ले आए आखिरी लाइन को कि अगर तो पार्टीज जो हैं वो ट्रस्टीज हैं तो फिर वो डिक्लेरेशन उनके ऊपर भी इफेक्टिव होगी कि जिन लोगों के लिए वो लोग ट्रस्टी के तौर पर मौजूद हैं, ठीक है। अब अगेन वही एग्जांपल हम दे सकते हैं कि अगर वो लोग एग्जिस्टेंस में होते तो ये बंदे उनके लिए ट्रस्टी होते, ठीक है। उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है, एक बंदे ने किसी को ट्रस्टी बना दिया कि भाई आप ये एज ट्रस्टी होल्ड करें, ठीक है, जब मेरी औलाद होगी तो उसको आपने ये प्रॉपर्टी देनी है। अब क्या होता है कि कोई सूट फाइल होता है और उस कोर्ट की डिक्लेरेशन आ जाती है कि वो जो ट्रस्टी है उस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। तो ये नहीं होगा कि वो बच्चा कल को पैदा होकर तो दोबारा से वो केस फाइल कर देगा, नो, ठीक है, बल्कि ये जो डिक्लेरेशन यहाँ पर आएगी ये उस अनबॉर्न बेबी के लिए भी इफेक्टिव होगी। तो ये बेसिकली इसके अंदर बात हो रही है। एग्जाम्पल उसने एक दे दी है, ये थोड़ी टिपिकल सी एग्जाम्पल है लेकिन डेफिनेटली लॉ में लिखी है तो हमें पढ़नी होगी। अ हिंदू in a suit to which B, his alleged wife and her mother are defendants. A एक हिंदू है और वो B के ऊपर सूट फाइल कर देता है और उसकी माँ के ऊपर भी कर देता है, वो दोनों डिफेंडेंट है। B जो है उसकी alleged wife है। Seeks a declaration that his marriage was duly solemnized and an order for the restitution of his conjugal rights, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारे पास कानून मौजूद है इस तरह के केसेस के लिए, कॉन्जुगल और फैमिली लॉ हमने अलग बनाया हुआ है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और डिफरेंट इसके अंदर लॉज मौजूद हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर जब ये कवानीन तो 1961 से स्टार्ट हुए, तो ये जो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये 1877 का है, तो ये तब से ही एग्जाम्पल लिखी गई है। तो मिसाल के तौर पर वो बंदा क्या कहता है जी, वो कोर्ट के अंदर चला जाता है, वो कहता है डिक्लेयर करें कि ये मैरिज वैलिड है, ड्यूली सोलमाइज्ड है, और फिर वो ऑर्डर भी कर दें कि जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो एक दूसरे के इज़्दवाजी हकूक होते हैं मियाँ बीवी के, ठीक है, तो वो कहेगा कोर्ट से जाके कि मेरी बीवी को कहें कि मेरे साथ आके रहे, ठीक है। अब द कोर्ट मेक्स द डिक्लेरेशन एंड ऑर्डर, कोर्ट जो है वो डिक्लेयर भी कर देती है जी कि बी जो है वो ए की लॉफुल वाइफ है, और ये ऑर्डर भी कर देती है जी कि आप जाएं और उसके साथ रहें और अपने जो फराइज हैं इज़्दवाजी वो पूरे करें। अब आगे कहता है सी, क्लेमिंग दैट बी इज हिज वाइफ, एक और बंदा आ जाता है, वो दावेदार बन जाता है, कहता है कि नहीं ये तो मेरी बीवी है।
देन सूज ए फॉर द रिकवरी ऑफ बी, और फिर वो सूट फाइल कर देता है ए के ऊपर कि आप जो आपकी एलिज्ड वाइफ है बी, ठीक है, आप उसको मेरे साथ भेज दें। द डिक्लेरेशन मेड इन द फॉर्मर सूट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन सी। अब कहता है कि जो पहला सूट जो फाइल किया था ए ने बी और उसकी माँ के खिलाफ, उसमें जो उसने डिक्लेरेशन ली थी वो उसकी हद तक वैलिड है। सी के ऊपर उस डिक्लेरेशन का कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यही वाली बात कि जो डिक्लेरेशन होगी वो बाइंडिंग होगी सिर्फ पार्टीज टू द सूट के ऊपर, ठीक है, और जो भी बंदे उनके थ्रू क्लेम कर रहे होंगे। तो अगर कोई स्ट्रेंजर है या इस तरीके से टिपिकल एग्जांपल में कोई एक थर्ड पार्टी है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली वो डिक्लेरेशन बाइंडिंग नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो ही सेक्शंस इसके अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिविल लॉ के अंदर, सिविल प्रैक्टिस के अंदर इंतहाई वाइड है, ठीक है। और हमारे सिविल साइड पर जो 70-80% जो सूट्स फाइल होते हैं, शायद इससे भी ज्यादा वो डिक्लेरेटरी सूट्स ही होते हैं, और उसके अंदर डिक्लेरेटरी डिक्रीज हम मांगते हैं कोर्ट से, ठीक है। तो जहां पर भी कोई इशू क्रिएट हो, जहां पर भी कोई भी बंदा किसी और बंदे का राइट या स्टेटस वो डिनाई कर रहा हो एक्चुअली, या फिर वो डिनाई करने में इंटरेस्टेड हो या डिनाई करने की पोजीशन में हो, तो वहां पर हम डिक्लेरेशन कोर्ट से ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, मेरा कोई सेल फोन जो है वो मेरे से लेकर जा रहा है, ठीक है, मैंने कोई और चीज परचेज की, सेल की, मेरे शेयर्स हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, मेरे शेयर्स हैं किसी कंपनी के अंदर, मेरे अकाउंट्स हैं किसी के अंदर, मैं अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स को सेटल करना चाहता हूं, ठीक है। मतलब है कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज पर जहां पर भी मैं अपना हक पैदा करूंगा, या मैं समझता हूं कि मेरा इस चीज के ऊपर राइट बनता है, और लोग जो है वो मेरी बात नहीं मान रहे, ठीक है, या फिर वो डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर मैं डिक्लेरेशन कोर्ट से ले सकता हूं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया हूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।